देखो कल जो हम लोग क्या पढ़े थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग देखे थे Q इजिकल टू प्लस माइनस NE था। तो हमने बताया था कल कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है Q, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। या इसी को बोलेंगे आप कि चार्ज ऑन ए पर्टिकुलर बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो Q इजिकल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस NE। तो इसी को हम लोग करे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और जिसमें N क्या था हमारा, इंटीजर था। क्या था, इंटीजर। तो इंटीजर में आपका क्या हो सकता है, 1 2 3 -1 -2 -3, और इस तरीके से 0 भी था। ठीक है, तो हमने बताया था कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज Q होता है, पर्टिकुलर चार्ज, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो डिफिनीशन लिख लीजिए, उसका लिखवाया नहीं था डिफिनीशन, लिखो उसका डिफिनीशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लिखो, चार्ज ऑन ए पर्टिकुलर बॉडी charge on a particular body is the charge on a particular body is the must be always exist as an integral multiple of fundamental unit of electron, integral multiple of fundamental unit of electron। तो हमने कल आपको बताया था कि जो फंडामेंटल टर्म होता है, फंडामेंटल मैंने किसको बताया था, ऐसे पार्टिकल या ऐसे चार्ज, मतलब कोई भी चीज़ हो जिसके अंदर कुछ नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। जैसे एटम्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, तो एटम को हम लोग फंडामेंटल नहीं बोल सकते क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ है। अब न्यूक्लियस के अंदर था आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पास मैंने आपको बताया था कि दो पार्टिकल्स होते हैं। एक पार्टिकल, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, क्वार्क्स। क्या बोलते हैं, क्वार्क्स। और एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ नहीं होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। और जिसके पास कुछ होता है उसको फंडामेंटल हम लोग नहीं बोलते हैं। तो हमने कल बताया था कि जैसे एटम्स के अंदर ये न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है आपका इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपका रिवॉल्व करेगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आपका फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फंडामेंटल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर दो पार्टिकल्स पाए गए, क्वार्क्स होता है। क्या होता है, क्वार्क्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर जो पाया गया वो क्या पाया गया, क्वार्क्स। और एक क्वार्क्स आपके हमेशा पेयर में होते हैं। किस में होते हैं, पेयर में। तो यहाँ पे जो क्वार्क्स होता है ये आपका हमेशा ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। क्वार्क्स हमेशा आपको पेयर में मिलेगा। कैसा पेयर होगा, तो इसके आपके दो पेयर बनते हैं, एक होता है अप क्वार्क्स और एक होता है डाउन क्वार्क्स। अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स। ये क्वार्क्स आपका हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। किसमें, पेयर में। और कौन सा पेयर, अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स। इस अप क्वार्क्स को हम लोग कहते हैं +2e/3
और इस डाउन क्वार्क्स को हम लोग कहते हैं -e/3। क्वार्क्स हमेशा आपका किस में एग्जिस्ट करेगा? पेयर में। कैसा पेयर होगा? एक अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स। अप क्वार्क्स किसको कहेंगे? +2e/3 और डाउन क्वार्क किसको कहेंगे? -e/3। ये दोनों आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर पाए जाते हैं। तो देखो, इस अप क्वार्क्स हम डिनोट करते हैं U से और D को, और इसको बोलते हैं D से। ठीक, तो क्वार्क्स एक ऐसा पार्टिकल्स है जो किसके अंदर पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर। और एक क्वार्क्स हमेशा किस में एग्जिस्ट करता है? आपका पेयर्स में। किस में? पेयर्स में। तो जोड़ा इसका कैसा बनेगा? एक अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स। +2e/3 होगा अप क्वार्क्स और -e/3 कहलाएगा आपका डाउन क्वार्क्स, ये वाला। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए क्वार्क्स और इतना लिखिए पहले। हेडिंग डाल दीजिए क्वार्क्स। हो गया? हो गया? अब देखो यहाँ मिटा देते हैं इसको। देखो यहाँ समझो जरा, जैसे मान लो हम पहले प्रोटॉन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रोटॉन। फॉर प्रोटॉन, क्योंकि क्वार्क्स हमारा किसके किसके अंदर पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोटॉन के केस में और फिर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के केस में, सॉरी इसके न्यूट्रॉन के केस में। तो मान लेते हैं कि प्रोटॉन पे चार्ज QP है। क्या है? QP का मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन। और इस जो चार्ज ऑन प्रोटॉन है उसको मान लेते हैं किसके बराबर है? Q के बराबर है। किसके बराबर है? Q। और ये Q जो है आपका बराबर हो जाएगा किसके? E के। किसके? E के। कैसे? जो चार्ज प्रोटॉन पे होता है उतना ही चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जितना चार्ज प्रोटॉन पे होगा उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होगा। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन को मैंने माना Q, और ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है, E के बराबर। ठीक है, अब देखो, तो अगर मैं बात करूं इसमें, तो देखो इसमें प्रोटॉन के केस में क्या होता है कि दो ठो होते हैं अप क्वार्क्स। क्या होते हैं? दो ठो होते हैं अप क्वार्क्स और एक होता है आपका डाउन क्वार्क्स। अप क्वार्क्स को मैंने किस तो डिनोट किया था? मतलब क्या बोलते हैं इसको? +2e/3। और इस अप क्वार्क्स को क्या बोलते हैं? +2e/3। और डाउन क्वार्क्स होता है -e/3 होता है। अप क्वार्क्स क्या हो गया? +2e/3। ये कितना हो गया? +2e/3 और डाउन क्वार्क्स हो गया -e/3। जब इन सारे को कंबाइन करेंगे एक साथ तो क्या मिलेगा आपको? -3e/3 मिलेगा, सॉरी 3e/3। तो 1 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचेगा आपका? E बचेगा। क्या यही प्रोटॉन का चार्ज है कि नहीं?
तो प्रोटॉन के केस में आपके 2 अप क्वार्क्स और एक क्या पाया जाएगा, डाउन क्वार्क्स। किसके केस में, प्रोटॉन के केस में। अब हम बात करते हैं किसके केस में, इलेक्ट्रॉन के, न्यूट्रॉन के केस में। तो न्यूट्रॉन में क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन में आपका चार्ज कितना होता है, 0। न्यूट्रॉन के केस में चार्ज कितना होता है, 0। तो ऐसा हम लोग किया जाए कि जो ऐड करने पे नेट चार्ज कितना आ जाए, 0। कितना आ जाए, 0। तो अगर हम 2 डाउन क्वार्क्स लें तो -2e/3 आ जाएगा, और एक ले लें अप क्वार्क्स तो +2e/3, और -2e/3 और +2e/3 क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 0। तो न्यूट्रॉन के केस में क्या हो जाएगा, आपका एक हो जाएगा अप क्वार्क्स और 2 हो जाएगा डाउन क्वार्क्स। तो अप क्वार्क्स हो जाएगा +2e/3 और डाउन क्वार्क्स हो जाएगा आपका -e/3। अब इन सारे को एक साथ कंबाइन करेंगे हम लोग तो क्या ये 0 आएगा, हाँ? ये -2e/3 ऐड करने पे और ये +2e/3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए आपको न्यूट्रॉन के केस में एक अप क्वार्क्स और 2 डाउन क्वार्क्स, और प्रोटॉन पार्टिकल के केस में 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स। आई समझ में बात, नोट कर लीजिए इसको। तो क्वार्क्स 2 तरीके के पार्टिकल होते हैं, +2e/3 और -e/3। ये किसके अंदर पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर। इसलिए हम इसको फंडामेंटल नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। हो गया, कौन होगा ये, देखो इसमें क्या था प्रोटॉन वाले के केस में कि इस पे जो प्रोटॉन की वैल्यू जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसमें 2 अप क्वार्क्स होंगे +2e/3 और एक डाउन क्वार्क्स। तो 2 और 2 जो कितना हो जाएगा, 4, और 4 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3e/3। तो 3 से 3 जब कैंसिल कितने बराबर होगा, e क्या, अगर एक अप क्वार्क्स लेते और 2 डाउन क्वार्क्स लेते तो आपका नेट चार्ज क्या आ जाता, 0। और प्रोटॉन के केस में चार्ज 0 नहीं होता है, सिर्फ किसके केस में होगा, न्यूट्रॉन के केस में। क्वार्क्स आपके सिर्फ 2 ही पार्टिकल्स होते हैं और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर पाए जाएंगे। और मैंने आपको यही बताया कि क्वार्क्स पार्टिकल हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, चाहे वो न्यूट्रॉन के लिए हो या फिर प्रोटॉन के लिए हो। क्वार्क्स हमेशा ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा पेयर्स में। तो 2 होना चाहिए, अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स। तो अगर हम 2 डाउन क्वार्क्स लें और एक अप क्वार्क्स लें तो नेट चार्ज कितना होगा, 0। तो न्यूट्रॉन पे ही नेट चार्ज 0 होगा, प्रोटॉन के केस में नेट चार्ज 0 नहीं होगा। और इस केस में जब लेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वही चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे। पहले ही मान रखा है हमने कि जो नेट चार्ज आपका जो प्रोटॉन पे है वही चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन। तो पता है आपको कि जो चार्ज प्रोटॉन पे वही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर यहाँ P आए या फिर E आए, दोनों बात सेम ही है। इस केस में आपको 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स, और जब 2 डाउन क्वार्क्स लेंगे तो आपका फिर क्या हो जाएगा। अगर ये सवाल उठता है कि तीनों हम अप क्वार्क्स लेंगे तो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि क्वार्क्स हमेशा आपके पेयर्स में एग्जिस्ट होगा, या तो अप क्वार्क्स या फिर डाउन क्वार्क्स। अब तीनों अप क्वार्क्स नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, क्वार्क्स ही नहीं होगा वो, क्योंकि क्वार्क्स आपका ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा पेयर्स में। तो होगा तो अप क्वार्क्स डाउन कर दोनों साथ ही में होंगे, मरेंगे साथ में, जिएंगे साथ में, वही हाल है यहाँ पे। चलो नोट करो, हो गया नोट। तो क्वार्क्स हमेशा पेयर्स में होगा, अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स। मिटाएं। अगली हेडिंग डालिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
अगला हेडिंग डालिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लिखिए इसमें चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय। बस रट लिए, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज कैन neither be created nor be destroyed of the isolated system, of the isolated system। जैसे मान लो कोई बॉडी है, क्या है, बॉडी है, तो आप कह रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ क्या है, चार्ज है। तो मैंने आपको जब 11th में पढ़ा रहा था हर जगह कंजर्वेशन, हर टाइप है कंजर्वेशन का मतलब क्या है, जो चीज़ पहले थी उतना ही बाद में है। जब हम लोग बर्नौली थ्योरम प्रूव किए थे तो क्या कहते, जितना इधर था उतना ही इधर था, यानी वहाँ पे हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टर्म लगा दिया था। तो यहाँ पे पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल, यानी जितना चार्ज पहले है उतना ही चार्ज बाद में है। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो। मतलब चार्ज क्या है, कंजर्व है, क्या है, कंजर्व है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर Q इनिशियल और Q फाइनल है तो डेल्टा Q क्या हो जाएगा, जीरो, यानी इसमें चार्ज का कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वो क्या है, आपका कंजर्व है। अब यहाँ पे देखिए आपके चार्ज तो कंजर्व हैं, इनको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज पार्टिकल क्या आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन, क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो जाएगा। आगे आप लोग पढ़ेंगे गामा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, जब मैं आपको एटॉमिक फिजिक्स पढ़ाऊंगा तब। जब एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे, एटम्स और न्यूक्लियाई आपका चैप्टर जो है, वहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और कुछ एनर्जी आपकी रिलीज होगी, ऐसे कुछ गामा पार्टिकल्स आपके क्या होंगे, ब्रेक होंगे। तो नोट पॉइंट करके लिखिएगा नीचे, इसी में चार्ज particles can be destroyed, चार्ज पार्टिकल कैन बी डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट किया जा सकता है, और क्रिएटेड। अच्छा, अगर मान लो एक चार्ज है और उस चार्ज का कुछ मास है, कुछ मास होगा उसका, तो अगर मान लो मेरा मास कुछ है और मैं यहाँ पे मान लो कि 50 केजी का हूँ और अगर मैं चलने लगा तो क्या मेरा वेट 30 केजी हो जाएगा, मास तो कम होगा नहीं। तो ऐसे ही चार्ज पार्टिकल के केस में क्या होता है कि अगर वो चार्ज रेस्ट में है तो जितना चार्ज उस पर रेस्ट पे होगा उतना ही, जैसे मान लो कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस पर चार्ज होगा, तो अगर उस बॉडी पे चार्ज जितना पहले था, मतलब कि रेस्ट में थी तब था, और उतना ही किस मोशन में करेंगे, दोनों कंडीशन में क्या होगा, चार्ज की वैल्यू बराबर होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो इसके अंदर नोट पॉइंट में दूसरा लिख लीजिएगा कि चार्ज ऑन रेस्ट बॉडी जो होगा वो बराबर हो जाएगा Q मोशन पे। जितना रेस्ट पे होगा चार्ज उतना ही मोशन करने के बाद भी होगा। जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ाएंगे आप लोगों को, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वहाँ पे आपका वेक्टर का टर्म यूज होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं जब प्रिंसिपल ऑफ इसके आगे है थोड़ा सा एक तो टॉपिक के बाद
तो सबसे पहले जो आपके इम्पोर्टेंट टर्म है वेक्टर के, वो थोड़ा सा पढ़ा के उसके बाद आगे किया जाएगा, ठीक ना, ताकि न्यूमेरिकल बन जाए। हो गया ये। अब कुछ हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अगली हेडिंग डालिए, इम्पोर्टेंट हेडिंग है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। पहला हेडिंग डाली इसमें चार्जिंग बाय रबिंग। पहला चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग, या इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय रबिंग या फिर इसी को बोल देंगे फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय रबिंग या फिर फ्रिक्शन। हो गया। अब देखो क्या है, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं क्या, सिल्क क्लॉथ ले लेते हैं। क्या लेते हैं? सिल्क क्लॉथ। और एक लेते हैं ग्लास रॉड। देखो कैसे, जैसे मान लो ये हमारी एक बॉडी है और इधर हमारी दूसरी बॉडी है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लास रॉड और इसको बोल देते हैं सिल्क क्लॉथ है। क्या है? सिल्क क्लॉथ है। दो बॉडी हैं। अभी ये दोनों बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है। क्या है? कोई चार्ज, न्यूट्रल है। मतलब जितना प्रोटॉन है उतना ही न्यूट्रॉन है, तो नेट चार्ज इस पर भी जीरो और इस पर जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन, नेट चार्ज जीरो। मैंने कल आपको बताया था कि बॉडी पे चार्ज जीरो नहीं होता है बल्कि नेट चार्ज जीरो होता है। बॉडी पे जितना पॉजिटिव उतना क्या होता है? निगेटिव। तो उस बॉडी पे तो चार्ज है लेकिन नेट चार्ज उस बॉडी पे नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बॉडी है तो बताइए उस पर चार्ज जीरो होगा कि नहीं? न्यूट्रल बॉडी है तो चार्ज जीरो होगा। तो आप चार्ज जीरो नहीं कहेंगे क्योंकि न्यूट्रल बॉडी के ऊपर भी चार्ज होता है, जितना प्लस उतना माइनस, लेकिन नेट चार्ज उस पर क्या होता है? जीरो। तो नेट चार्ज बोलना सही है कि चार्ज ऑन बॉडी जीरो बोलना सही है? नेट चार्ज बोलना आपका क्या है? सही है। तो होगा क्या कि जब इन दोनों को रब करेंगे, क्या करेंगे? रब करेंगे। जैसे हैंड को रब करते तो हीट प्रोड्यूस होता है, मतलब यहाँ से यहाँ चार्ज का क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। इसी तरीके से ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के केस में क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और कहाँ चला जाता है? सिल्क क्लॉथ में। कहाँ चला जाता है? सिल्क क्लॉथ। अब कोई क्वेश्चन करेगा कि क्यों नहीं सिल्क क्लॉथ से निकल के ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन जाएगा? हो सकता है कि नहीं? हम तो कभी से सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड से कहाँ लेके जा रहे हैं? सिल्क क्लॉथ में। हो सकता है कि सिल्क क्लॉथ से कहाँ लेना चाहिए? ग्लास रॉड। अभी मैं आपको बताऊंगा दो टर्म और वहाँ से आप पता कर लेंगे कैसे, क्यों। आप लोग 10th में सिर्फ यही ना पढ़ें कि ग्लास रॉड पॉजिटिवली निगेटिवली चार्ज आ जाता है, इस पर क्या पॉजिटिवली और इस पर आ जाता है निगेटिवली। आपको क्लास 10th में पढ़ाया जाता होगा एर्गोनाइड रॉड रब विथ सिल्क क्लॉथ। अरे क्लास 8th में ही पढ़ते थे हम लोग, रबिंग, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इस पर पॉजिटिव, इस पर हाँ। कंघी वाला जो होता था, बैलून वाला भी होता था, रगड़ के दो चिपकाओ, दोनों बैलून क्या हो जाते आपस में चिपक जाते थे। तो यहाँ पे क्या है कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलेगा? सिल्क क्लॉथ। मैंने कल आपको बताया था कि केवल इलेक्ट्रॉन ही ऐसा टर्म है जो बॉडी से बाहर निकल सकता है, क्योंकि वो बाहरी सेल में क्या करता है? रिवॉल्व करता है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियर फोर्स से बंधे होते हैं, तो उनको निकालना आसान नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है जी? कमी। क्या होता है? कमी। मतलब इस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी तो प्रोटॉन की अधिकता हो गई, यानी प्रोटॉन आपका क्या हो गया? अधिक हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। तो आपका यहाँ पे चार्ज क्या होगा बॉडी पे? Q = +NE हो जाएगा।
और यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर m डैश है तो यहाँ पे मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने साथ क्या लेके जाएगा, मास भी अपना लेके जाएगा। तो जब मास लेके जाएगा तो मान लेते हैं कि थोड़ा सा मास में कमी हुई होगी, तो m माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा m, और ये नया मास आपको मिल जाएगा। और डेल्टा m को मैंने क्या बताया था कल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा आपका n। अगर दो n की वैल्यू क्या है, ट्रांसफरेबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, n क्या है आपका, नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो 2 इलेक्ट्रॉन का मास, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो 3 इलेक्ट्रॉन का मास, 4 बाहर गए तो 4 m लिख देंगे। नहीं समझ पा रहे हो, ऐसा समझ। तो ये है आपका डेल्टा m की वैल्यू, नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा इस पर, तो ये बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, कमी। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन का कमी, उस पे बॉडी पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ हो जाएगा आपका एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिफिशियंसी ऑफ प्रोटॉन। और ये Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस NE। क्या हो जाएगा, क्योंकि बॉडी पे कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज अधिक हो गया यहाँ पे, तो बॉडी पे कौन सा चार्ज, निगेटिवली चार्ज। और यहाँ मास की वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा जी, बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस बॉडी के मास को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो m प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा m, और बॉडी आपकी हो जाएगी निगेटिवली चार्ज। नोट कर लीजिए इसको, चार्जिंग बाय रबिंग का है ये केस पूरा, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का। तो अब जी संदेह पढ़ाई नहीं हो रही है ना, अभी भी रहे वाली हाल करोगी क्या जी, पढ़ो मन से। ट्वेल्थ का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दर्दनाक है, सिलेबस देखिए हो, मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स का। और बायो है ना, ट्वेल्थ का बायो आसान होता ही है। हो गया बेटा, नोट करो। हो गया, नोट्स बना लो जी बढ़िया सा। हाँ, ये ना कि टेंथे नहीं कहो उस कॉपी पे कभी इस कॉपी पे, तो एग्ज़ाम के दौरान ढूंढोगे, पहुँचोगे मित्रगढ़ के यहाँ, तो मित्रगढ़ कॉपी नहीं देते एग्ज़ाम के दौरान। और ये टेंथ नहीं है कि 2 चैप्टर इस कॉपी पे, 2 चैप्टर इस कॉपी पे, 4 चैप्टर काम खत्म। 15 चैप्टर हैं टोटल, समझ रहे हो। और 15 चैप्टर में एक ही चैप्टर आपके 4 चैप्टर के बराबर है टेंथ का।
अभी देखो 1 महीना से दिख जाएगा ये चैप्टर, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ पढ़े ही नहीं, इसमें तो सब 10th का पढ़ रहे हैं अभी तो ये स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे पहुँच रहे हैं आपको, अभी डेवलप कर रहे हैं, फिर थोड़ा थिंकिंग आपको कुछ अभी एक ही बार कुदा देंगे हाई लेवल तो पता चला कि पहले ही लेक्चर में काम खत्म हो जाएगा। चलो क्वेश्चन लिखो, वाई ग्लास रॉड becomes positively charged and silk cloth becomes negatively charged. Why glass rod becomes positively charged and silk cloth becomes negatively charged? क्वेश्चन हमारा ये है कि ग्लास रॉड क्यों पॉजिटिवली चार्ज हुआ और सिल्क क्लॉथ क्यों आपका निगेटिवली चार्ज हुआ। आया बात समझ में? अब देखो, तो कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई ग्लास रॉड में। क्या है, ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन की अधिक नहीं, हमारा मन किया सिल्क प्लस इलेक्ट्रॉन को कहाँ लेके चला गया, ग्लास रॉड में। तो फिर यहाँ एक्सेस ऑफ, ऐसा क्यों हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ की ही तरफ जा रहा है, सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड की तरफ नहीं जा रहा है। तो मैं आपको 2 तरीके से बताता हूँ, एक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, पहला है आपका केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पढ़े हैं? भूल गए ना जी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है देखो, इलेवेंथ इतना आसानी है कि भूल जाते हैं, कौन पढ़ेगा ना जी? जो आसान चीज़ तो ही नहीं भूलते हैं, कि हर चीज़ भूलते हैं, हर चीज़ याद रहता है, आसान चीज़ तुरंत भूल जाते हैं। तो इसलिए 11th के सिलेबस बहुत आसान था, इसलिए भूल गए हम लोग, और 12th का हार्ड है तो उसको याद रखना पड़ेगा। देखो यार, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कैपेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इसके अंदर जितनी क्षमता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करे, पकड़ के रखे, क्या करे, पकड़ के रखे। तो इसमें देखा गया कि जैसे ये सिल्क ग्लास रॉड था और ये हमारा सिल्क क्लॉथ था। तो केमिस्ट्री कहती है कि जो ये आपका सिल्क क्लॉथ है, इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होती है किससे, ग्लास रॉड से। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा तरीके से क्या करेगा, अपनी तरफ बस में करेगा। इसके अंदर क्षमता है कोई इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, अपनी तरफ खींच सके। तो जब इन दोनों को रब करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में ग्लास रॉड का कम होता है और इसका क्या होता है, अधिक। तो इसकी जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होगी तो ये अधिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा। तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने देगा, नहीं जाने देगा। ये सिर्फ क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, अधिक है। क्या है, अधिक है। आया बात समझ में जी? कोई पूछे कि ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में क्यों जा रहा है, तो बताना कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, अधिक है। क्या कभी ऐसा आप लोगों ने सुना था? नहीं सुना था ना जी, हम सुना दे रहे हैं आपको। तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है सिल्क क्लॉथ की, ये ग्लास रॉड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्या है, अधिक है। क्योंकि आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे नहीं फिजिक्स की, और स्टूडेंट के बस की बात भी नहीं है कि फिजिक्स की एनसीईआरटी को पढ़ के हिला दे। पढ़ेंगे, पढ़ने तो उसको पढ़ते हैं, अंडरलाइन करते पढ़ते जाएंगे, उसको समझनी बड़ी बात हो जाएगी। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नया कंसेप्ट आएगा। इसीलिए तो टीचर को रखा जाता है कि वो सब चीज़ पढ़े। आए समझ में? तो लिखिए, इसको बना लीजिए, तब बता रहे हैं आगे। आंसर में लिखिएगा पहला, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है इसकी, सिल्क क्लॉथ की अधिक है।
इसका वायर इतना बड़ा दिया है कि वहाँ उस कॉर्नर में लगाएंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। हो गया? जीआर को ग्रामर मत समझ लेना और एसएससी को साइंस ना जी। इसी तरह पकड़ो, ग्रामर सबसे आसान है कि साइंस? ग्रामर आसान है। चलो हो गया। आगे देखो, अब बात करते हैं अपने मूल्य की फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफिनीशन लिख लो, लिखो। कैपेबिलिटी टू retain electron, capability to retain electron, capability to retain electron। इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का किसके पास ज़्यादा क्षमता होती है? सिल्क क्लॉथ। किससे? ग्लास रॉड से। इसलिए इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन कम, इसलिए बॉडी पॉजिटिवली चार्ज। आए समझ में? दूसरा केस बात करते हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक टर्म आता है वर्क फंक्शन। लिखिए उसको, वर्क फंक्शन। ये 12th में पढ़ेंगे हम लोग, आगे चैप्टर में जब पढ़ा जाएगा आपका न्यूक्लियस वाला चैप्टर, उसमें आपको वर्क फंक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लिखिए वर्क फंक्शन का डिफिनीशन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। वर्क फंक्शन पढ़े हैं ना जी 11th में केमिस्ट्री में? नहीं है वर्क फंक्शन? चलो देखो, हाँ लिखो, क्या लिखिए? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मटेरियल सरफेस। हो गया। आयोनाइजेशन एनर्जी, अभी आयोनाइजेशन नहीं है, ये आयोनाइजेशन अलग टर्म है आपका। हाँ, आयोनाइजेशन में इसी तरीके का डिफिनेशन होता है। आयोनाइजेशन में आपका होता है ना कि जैसे इलेक्ट्रॉन आयनाइज्ड होते हैं जब, तो उनको एनर्जी जितना चाहिए आयनाइज होने के लिए, कम से कम एनर्जी, वही होता है आपका क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। और यहाँ आपका वर्क फंक्शन होता है कि कम से कम कितना एनर्जी दिया जाए मटेरियल को कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? इजेक्ट हो जाए, मतलब कि बाहर हो जाए इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? तो देखो इसमें क्या देखा गया कि जो ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन है वो कम है किससे? सिल्क क्लॉथ से। किससे? सिल्क क्लॉथ से। मतलब अगर इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा हुआ, इसका वर्क फंक्शन क्या हुआ? ज़्यादा, तो इससे कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। नहीं समझ आई बात? अभी मैंने आपको बताया कि वर्क फंक्शन का मतलब होता है कि कम से कम एनर्जी निकले। तो अगर इन दोनों को देखा जाए, इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, तो वर्क फंक्शन का मतलब होता है कम से कम एनर्जी। तो जिसका वर्क फंक्शन जितना ज़्यादा हो उसको उतना ही कम एनर्जी दिया जाएगा। आता है समझ में? तो अगर इसको कम एनर्जी देंगे तो इसको तो ज़्यादा एनर्जी देना होगा, मतलब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो इसकी एनर्जी कम होगी तो इससे ज़्यादा एनर्जी हो दिया जाए इसको। तो कम एनर्जी जब देंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन भी कम ही निकलेंगे, तो इसलिए इसका वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो जब वर्क फंक्शन इसका ज़्यादा हो जाएगा तो इस बॉडी पे कौन सा चार्ज होगा? निगेटिवली, और इस पर पॉजिटिवली। आई बात समझ में? तो ये दो केस हैं आपके, वर्क फंक्शन और एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नोट कर लीजिए इसको। क्या हुआ? सरफेस, आउट ऑफ मटेरियल सरफेस, किसी मटेरियल सरफेस के बाद
और रिवाइज किया करो डेली, जो जो पढ़ाया जा रहा है ना, रिवीजन आपका बहुत ज़रूरी है, समझ रही हो? खाली हंसती हो, हाँ? रिवीजन नहीं करोगी तो कहाँ से समझ में आएगा? इतना बड़ा सिलेबस है, 15 चैप्टर इसमें पढ़ना है, 15 चैप्टर इसमें पढ़ना है, 15 चैप्टर इसमें पढ़ना है। टोटल आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 45 चैप्टर तो केवल साइंस विभाग का है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, बाकी हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, समझ रहे हो? तो हिंदी इंग्लिश तो कोई पढ़ता नहीं, एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ते हैं सब गैप में जब दर्द होता है तब जाके हिंदी की इंग्लिश की बुक खुलती है। तो आप लोग स्टार्टिंग से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए, अदरवाइज नंबर नहीं उठेगा, समझ रहे हो ना? हाँ, तो नंबर अगर पाना है, नंबर पाना बड़ी बात नहीं है, समझना बड़ी बात है। नंबर तो कोई पा जाएगा रट के, समझते हुए चलिए। हो गया ये रिवीजन का भी जुगाड़ करा रहे हैं अभी हम, थोड़ा और सिलेबस पढ़ा ले आगे तब बताएंगे। रिवीजन का जुगाड़ है। हो गया ये, मिटाते हैं इसको। दिक्कत ये है ना कि इसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, आपको ज़रा ध्यान देना पड़ेगा, कब क्या यूज हो रहा है, कब कैसे यूज होगा, तब जाके समझ में आएगा। हो गया? क्वेश्चन लिखिए एक तो, टू बॉडीज A and B, two bodies A and B rubbed together, A becomes positively charged, and B becomes negatively charged. Then पहला ऑप्शन लिखिए, A has greater work function, than B। हो गया? दूसरा ऑप्शन लिखिए, A and B has equal work function, A and B has equal work function। तीसरा लिखिए, A has smaller work function, than B, D ऑप्शन लिखिए, नॉन ऑफ दीज। ट्राई करिए इसको, कौन सा होगा ऑप्शन? पहला क्या दिया है? दो बॉडी हैं, आपको एक दूसरे के साथ रब किया गया है, एक बॉडी पे पॉजिटिवली चार्ज है और बी वाली बॉडी पे नेगेटिवली चार्ज है। तो किसका वर्क फंक्शन अधिक होगा, बी का कि ए का? अरे जहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके पास अधिक है? बी के पास। तो किसका ऑप्शन सही होगा? नहीं समझ पा रहे हो? देखो, जैसे दो बॉडी हैं, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो जब आप ग्लास रॉड लिए थे और ये क्या लिए थे, सिल्क क्लॉथ, तो इस बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन निकला था तो इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव, और इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ गया था, नेगेटिव। तो ए वाली बॉडी आपकी कौन सी है, पॉजिटिवली चार्ज है, और बी कौन सी बॉडी है, नेगेटिवली। तो इसमें वर्क फंक्शन बी का ना अधिक होगा जी, क्योंकि कम से कम एनर्जी चाहिए इसको,
जिसका वर्क फंक्शन जितना ज़्यादा उसकी एनर्जी कम और उतना कम इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आया समझ में? तो बी का वर्क फंक्शन क्या होगा ज़्यादा, तो उसमें ऑप्शन दिया होगा ए हैज स्मॉलर वर्क फंक्शन देन बी। इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि बी हैज ग्रेटर वर्क फंक्शन देन ए। दोनों तरीके से आपको घुमा सकता है। आया बात समझ में जी? आया? चलो अगला हेडिंग डालो, अगला मेथड ऑफ चार्जिंग। ये पहला आपका मेथड्स ऑफ चार्जिंग किसका था? रबिंग का। अब दूसरा डालिए मेथड्स ऑफ चार्जिंग में, चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन या इसी को बोलते हैं कांटेक्ट। चार्जिंग बाई कंडक्शन या फिर कांटेक्ट। इस पे आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आता है, मिलेगा इस पे आपको, चार्जिंग बाई कंडक्शन पे। ये इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल्स मिल सकता है। ठीक है, देखो चार्जिंग बाई कंडक्शन का मतलब क्या है। थोड़ा सा आपको मैं 11th में ले चलता हूँ और वहाँ से तुरंत आपको कहाँ कुदाएंगे? 12th में। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो इस तरीके से कंटेनर बकेट है। मैंने बताया था आपको जब फ्लूइड पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे? फ्लूइड। इसको मान लेते हैं बकेट नंबर 1 है और इसको यहाँ से ऐसे ले चलते हैं और इसको बोलते हैं बकेट नंबर 2 है। वहाँ समझाते तुरंत आपको ये वाला जो कंडक्शन है मेथड आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, करते क्या है, ये पूरा बकेट आपका वाटर से क्या है? फिल्ड अप है। पूरा वाटर से क्या है? ये भरा हुआ है। जैसे हमारे पास 2 बोतल हैं और एक बोतल में क्या है? पूरी तरीके से वाटर फिलअप है और दूसरा बोतल क्या है आपका? खाली पड़ा है। अब क्या करते हैं कि इसके यहाँ से ऐसे होल कर देते हैं और इसके यहाँ से ऐसे होल कर देते हैं और इसको एक किसी पाइप से क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो अब इसमें से पानी कहाँ ट्रांसफ़र होने लगेगा? इस वाले में। और जब तक ट्रांसफ़र होगा तब तक ये ट्रांसफ़र होगा जब तक दोनों का लेवल क्या हो जाए? सेम ना हो जाए। मतलब कि ऐसे पानी आता गया, इससे कम होता गया, ऐसे ऐसे, और मान लेते हैं कि इतना लेवल इसका आ गया और इतना ही लेवल पे ये आके दोनों क्या हो जाएंगे? आपके बराबर हो जाएंगे। इतने लेवल पे ना आएंगे जी। कहने का मतलब क्या है कि जब इन दोनों को एक पाइप के थ्रू कांटेक्ट कराया हमने होल करके, तो ये पानी जब तक इसमें ट्रांसफ़र हुआ तब तक ट्रांसफ़र होता गया जब तक दोनों वाटर का लेवल बराबर नहीं हो गया। आई बात समझ में? मतलब कि अगर इस पे वाटर जो पहले था, इनिशियल वाटर मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? इनिशियल वाटर मान लेते हैं कि 10 लीटर है। कितना है? 10 लीटर मान लेते हैं। इस बोतल में पूरी तरीके से इनिशियली वाटर कितना था? 10 लीटर था। अब क्या हुआ कि ये 10 लीटर कम होते होते 5 इसमें और 5 इसमें। इनिशियली कितना लीटर था? 10 लीटर। और जब पाइप मैंने लगाया तो इस पे आपका आ जाएगा, मान लेते हैं इस पे W2, इस पे आ गया आपका 5 लीटर और इसको मान लेते हैं वाटर 1, इस पे आ गया कितना लीटर? 5 लीटर। है समझ पाते? समझ पा रहे हो? तो जब 10 लीटर जो इनिशियल पानी था वाटर, इसमें से ट्रांसफ़र होके इसमें गया तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इक्वल अमाउंट में हो गया कि नहीं हो गया? तो 5 लीटर ये भी, 5 लीटर ये भी। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ W1 इजकल टू W2 इजकल टू WI/2? हाँ, लिख सकते हैं। इनिशियल वाटर कितना था? 10 और आधा आधा दोनों पे 10/2 कितना हो जाएगा? 5। और देखो 5 इसमें भी, 5 इसमें भी।
तो जो वाटर फर्स्ट है और जो वाटर सेकंड बोतल में है ये दोनों 5-5 लीटर है, यानी इनिशियल का क्या हो गए, आधा आधा हो गए। बात समझ पाए? चलो अब आगे आपको ले चलते हैं 12th वाले में। ये समझ आ गया? अब आपको तुरंत कंडक्शन समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, मिटा देना, इसकी ज़रूरत नहीं समझाने के लिए, बस अर्थी बताएं, क्योंकि आप पढ़ के आए हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं मैंने इस तरीके से कोई बॉडी लिया, स्फेरिकल बॉडी, क्या लिया, स्फेरिकल बॉडी। ये हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है और एक बॉडी हमारी इस तरीके से स्फेरिकल है, ठीक। अब क्या बात करते हैं कि इसमें मान लेते हैं चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है पूरी तरीके से, चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, तो मान लेते हैं कि इस पे Q इनिशियल 10 कूलम का चार्ज है। कितने कूलम का चार्ज है, 10 कूलम का, ठीक। और चार्जिंग आप किसके द्वारा पढ़ रहे हैं, कंडक्शन या फिर कांटेक्ट। अब होता क्या है कि दोनों स्फेरिकल बॉडी को एक दूसरे के साथ किस में लाते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं। किस में लाएंगे, कांटेक्ट में। जैसे ही इस बॉडी को आप इसके साथ कांटेक्ट में लाएंगे, इसके चार्ज ट्रांसफ़र होने लगेंगे, किस पे, इस बॉडी पे। तो यहाँ पे जब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, कांटेक्ट कराता हूँ, जैसे ही मैंने इन दोनों को कांटेक्ट कराया तो यहाँ पे चार्ज ऐसे ट्रांसफर आधा और आधा किस पे हो गए, इस पे। बात समझ रहे हो? तो अगर Q इनिशियल आपका 10 कूलम है, तो अगर इसको मैं मान लूँ Q2, तो Q2 कितना हो जाएगा, 5 कूलम, और इस Q1 पे कितना हो जाएगा आपका, 5 कूलम हो जाएगा। यानी जितना चार्ज आपका Q1 है और जितना चार्ज आपका Q2 है, वो Q इनिशियल के क्या है, आधा है। आया बात समझ में? जिस तरीके से वाटर वाला था, ट्रांसफ़र होते गए वाटर, और जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हुआ तब तक दोनों पानी पर क्या होता गया, ट्रांसफ़र होता गया। इसी तरीके से सेम इसमें भी है, जब तक चार्ज दोनों पे बॉडी पे बराबर बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते हैं तब तक चार्ज का ट्रांसफ़र होता रहता है। और चार्ज आपका हायर पोटेंशियल से कहाँ मूव करता है, लोअर पोटेंशियल की तरफ। इसको फिगर बना लीजिए, कंडक्शन का है ये। हो गया? कुछ नोट पॉइंट लिख लो इसके नीचे, नोट पॉइंट लिखो। पहला, चार्जेज will flow from higher potential body to lower potential body. Charges will flow from higher potential body to lower potential body. दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें, charges
will transfer till till their potential becomes equal। चार्जेस तब तक ट्रांसफ़र होंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर न हो जाए, और जैसे ही कांटेक्ट मिलाएंगे चार्ज आपके इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और जो Q1 होगा Q2 वो इनिशियल चार्ज में क्या हो जाएगा, आधा आधा। ज़रा मेरी बात समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर तो जो स्फीयर आपका ये है उतना स्फीयर ये है, अभी मैंने दोनों का स्फीयर का रेडियस क्या माना है, सेम मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, सेम। इसका भी रेडियस मान लेते हैं r और इसका भी रेडियस मान लेते हैं r। दोनों स्फीयर आपका आइडेंटिकल है। क्या है, आइडेंटिकल जानते हैं ना, एक जैसे। कैसे हैं, एक जैसे, क्योंकि इनका रेडियस क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। दोनों का रेडियस सेम है, इसलिए आपके दोनों क्या है, आइडेंटिकल स्फीयर। आया समझ में? तो आपसे एग्जामिनर दो तरीके का सवाल करेगा इस पे, करेगा अभी तो, एक आपका आइडेंटिकल स्फीयर पे और दूसरा नॉन आइडेंटिकल स्फीयर पे। मतलब कि अगर दोनों बॉडी आपके आइडेंटिकल चार्ज मतलब आइडेंटिकल है और दोनों बॉडी आपके आइडेंटिकल नहीं है, तो मैं आपको दोनों तरीके का कंसेप्ट बताऊंगा और कैसे न्यूमेरिकल पूछेगा वो आपको करना होगा। देखिए, जैसे आपको दो स्फीयर देगा A और B और वो आपको बोलेगा कि आइडेंटिकल है कि नॉन आइडेंटिकल है, या फिर आपको कहेगा कि दोनों का रेडियस सेम है, तो जब दोनों का रेडियस सेम हो तो आप पकड़ लीजिए कि दोनों कैसे चार्ज हैं, स्फेरिकल और आइडेंटिकल है। क्या है, आइडेंटिकल है। कंसेप्ट क्या है कि जब कभी भी आपको दो स्फीयर देगा, क्या देगा, दो ही स्फीयर देगा। कितना स्फीयर, दो स्फीयर, और कहेगा कि एक बॉडी पे मतलब दोनों बॉडी पे इतना इतना चार्ज है, एक बॉडी पे -3 एक पे 6, मतलब दोनों बॉडी पे आपको चार्ज दे देगा। कब, कांटेक्ट करने के बाद। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा इस चार्ज को पता करना, इनिशियल चार्ज को। इसको पता करना, इनिशियल। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ देखिए, नोट हो गया, ये मिटाते हैं। इसको ध्यान समझिए कि इसमें न्यूमेरिकल आता है आपके एग्जाम्स वगैरह में। देखो कैसे, जैसे मान लो ये हमारा एक स्फीयर है और ये हमारा दूसरा स्फीयर है। इस पे मान लेते हैं 0 कूलम चार्ज है और इस पे मान लेते हैं 6 कूलम का चार्ज है। कितने कूलम का चार्ज है, 6 कूलम का। अब इन दोनों चार्ज को आपस में क्या किया जाता है, कांटेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, कांटेक्ट। जब इन दोनों को कांटेक्ट करेंगे तो इस बॉडी पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 + 6 तो कितना हो जाएगा, 6 कूलम हो जाएगा। तो क्या यही आपका इनिशियल चार्ज है कि नहीं, 6 कूलम। हाँ, तो जब इनिशियल चार्ज आपका 6 कूलम है, क्या है, 6 कूलम। जैसे देखो यहाँ पे फिर से बता देते हैं। देखो अभी ये दोनों चार्ज क्या थे आपके, दूर दूर थे। क्या थे, दूर दूर थे। तो आप इनिशियल चार्ज इस पर क्या लेंगे, 6 कूलम। कितना लेंगे, 6 कूलम। दोनों को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को ऐड। तो इनिशियली कितना हो गया, 6 कूलम। अब जब इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, क्या लाएंगे, कांटेक्ट में, तो इसको मान लेते हैं Q1 और इसको मान लेते हैं Q2। तो अभी मैंने कंसेप्ट बताया, Q1 = Q2 = QI/2। आई बात समझ में? तो Q1 आपका कितना है, Q इनिशियल कितना है आपका, 6 कूलम है। तो ये आपका 6/2 कितना हो जाएगा, 3 कूलम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यानी Q1 की वैल्यू भी 3 कूलम और Q2 की वैल्यू भी 3 कूलम। यानी दोनों स्फेरिकल चार्ज पे कितना कितना आ गया, 3-3 कूलम दोनों बॉडी पे चार्ज है। तो सबसे पहले आपका टारगेट होगा किसको पता करना, इनिशियल चार्ज हो। किसको, इनिशियल। क्वेश्चन बोलते हैं, लिखो जरा, लिखो।
टू आइडेंटिकल स्फेयर ए एंड बी, दो आइडेंटिकल स्फेयर हैं ए एंड बी, हैविंग चार्जेज -3 माइक्रोकूलम, -3 ऐसे माइक्रोकूलम, सिंबल है माइक्रो का ये, -3 माइक्रोकूलम एंड 9 माइक्रोकूलम रेस्पेक्टिवली हो गया। एज सोन इन फिगर, ये -3 माइक्रोकूलम और ये है आपका 9 माइक्रोकूलम और दोनों का रेडियस r है। फिगर इस तरीके से बनाया है, एज सोन इन फिगर। आगे लिखिए फुल स्टॉप। दे आर टच्ड, उनको क्या कर दिया गया है, टच कर दिया गया है। दे आर टच्ड एंड मूव अपार्ट, टच करा के अलग अलग हो गए, मूव टच हुए फिर अलग अलग, मतलब वही खेल है, टच हो गए, हो गया फुल स्टॉप। कैलकुलेट द फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फेयर, कैलकुलेट द फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फेयर, आपको प्रत्येक स्फेयर पे चार्ज पता करना है, हाँ -3, क्या -3, एक है -3 माइक्रोकूलम और एक है 9 माइक्रोकूलम का। कैसे -3 आएगा, ऐड करोगे तो 6 माइक्रोकूलम ना आएगा, 9 बड़ा है, -3 + 9 6 माइक्रोकूलम, तो 3 हो जाएगा, तो 3 ना होगा, तो -3 बोले, -3 कैसे होगा, मैथ कमज़ोर है लग रहा है ना जी, बायो वाली हो ना इतना भी मैथ आना चाहिए जी। देखो जब पहले क्या पता करेंगे, क्यू इनिशियल, तो -3 माइक्रोकूलम + 9 माइक्रोकूलम, तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोकूलम आएगा। तो क्यू इनिशियल आपका क्या हो गया, 6 माइक्रोकूलम। अब इन दोनों को क्या करेंगे, टच करेंगे आपस में, ठीक। तो टच करने के बाद इसको मान लेते हैं Q1 और इसको मान लेते हैं Q2, तो Q1 बराबर Q2 किसके बराबर हो जाएगा, Q इनिशियल डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो जाएगा आपका 3 माइक्रोकूलम = 3 माइक्रोकूलम, 6/2 3 माइक्रोकूलम, आया समझ में। तो इस तरीके से आप कंडक्शन के सवाल लगाएंगे। जब भी दो आइडेंटिकल स्फेयर देगा, क्या देगा, 2 आइडेंटिकल स्फेयर, मतलब अगर आपको एग्जामिनर बुलवाना चाहे तो कहेगा कि 2 स्फेयर है और आइडेंटिकल ना बोल के बोले कि एक का रेडियस r है दूसरे का भी रेडियस r है, मतलब दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। 2 स्फेयर ए एंड बी हैविंग रेडियाई सेम, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, आपको आइडेंटिकल नहीं बोलेगा वहाँ पे। अगर 2 रेडियाई सेम कर दे तो आप पकड़ लीजिएगा कि दोनों स्फीयर क्या है, आइडेंटिकल है। तो जब आइडेंटिकल के केस में क्या होगा कि आधा आधा चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप पकड़िएगा दोनों को जोड़ के इनिशियल चार्ज कितना है, और जितना आएगा उसको आधा कर दीजिएगा। और यहाँ पे लिख लीजिएगा आप एग्जाम में बाई कंडक्शन, ये तो एग्जामिनर नहीं समझ पाते हैं बाई कंडक्शन क्या है, तो बाई कंडक्शन के द्वारा ये बराबर है आपके। तो ये रहे आपके आइडेंटिकल स्फीयर। तो आज क्लास यही ख़त्म करेंगे, और कल जो है इसके आगे जो है अनआइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल जो केस बनेगा, मतलब रेडियाई अलग अलग रहेगा, क्या रहेगा, अलग अलग, उसका कंसेप्ट कल बता देंगे, आपका कंडक्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए।